Assalamu alaikum. I'm Professor Amna Minhas from Computer Science Department of City College of Science and Commerce. आज हमने जिस टेस्ट को डिस्कस करना है वो राउंड नंबर 4 का टेस्ट नंबर 4 है. MCQ से स्टार्ट लेते हैं. नंबर 1, द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ डाटा इन अ डाटाबेस इज़ कॉल्ड. डाटाबेस की बात हो रही है कि डाटाबेस में कौन सा स्मॉलेस्ट यूनिट है, तो वो है फील्ड. ऑप्शन नंबर ए. Z टू A ऑर्डर इज़ कॉल्ड. Z क्योंकि बड़ा है और A छोटा है. जब हम बड़े से छोटे की तरफ आएंगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर होता है. ठीक है, सो हेयर ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर. डैश ऑटोफॉर्म डिस्प्लेज वन रिकॉर्ड एट अ टाइम. अब ये ऑटोफॉर्म्स ये क्या है, ये क्योंकि फॉर्म की डिफरेंट टाइप्स हैं, 4 टाइप्स ऑफ ऑटोफॉर्म्स हैं जो कि आपने पढ़े हुए हैं. अब यहाँ पर क्वेश्चन ये किया जा रहा है वो कौन सी फॉर्म की टाइप है जिसमें एक वक्त में एक ही रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा. सो हेयर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कॉलमनर, इज राइट ऑप्शन. द नंबर ऑफ बाइट्स यूज्ड बाय डबल डाटा टाइप इन सी लैंग्वेज. डबल डाटा टाइप क्या है, जो कि फ्लोटिंग पॉइंट जिसमें डेसिमल वैल्यूज आ रही होती हैं. अब कितने बाइट्स वो लेता है. देखिए सी लैंग्वेज में बहुत सारी डाटा टाइप्स हैं. हम पहले उसका एक टेबल देख लेते हैं. ये डिफरेंट डाटा टाइप्स आपके सामने आ रही होंगी. क्वेश्चन क्योंकि डबल के बारे में किया जा रहा है तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 8, यानी जो साइज नंबर ऑफ बाइट्स डबल को मिल रही है मेमोरी की वो 8 बाइट्स है. सो हेयर ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 5, डैश हैज़ द हाइएस्ट ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस व्हेन कंप्यूटिंग एन एक्सप्रेशन. आप किसी भी एक्सप्रेशन को जब सॉल्व कर रहे होते हैं, वैल्यूएट कर रहे होते हैं, एक्सप्रेशन जिसमें सिंबल्स भी हैं यानी कि ऑपरेटर्स भी हैं एंड ऑपरेंड्स भी हैं. जब हम किसी भी एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करेंगे तो हम किस चीज़ को देखेंगे, यानी डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं ना, तो ऑपरेटर्स के प्रेसिडेंस लेवल होते हैं. जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर जिसका होगा उसको सबसे पहले इवैल्यूएट किया जाएगा. अब हम इसके भी टेबल की तरफ चलते हैं. अगर हम इसका टेबल देखें, ये ऑपरेटर है. इसमें सबसे फर्स्ट जो प्रेसिडेंस लेवल है वो पैरेंथेसिस का है. तो अगर हम वापस आ जाएं तो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ पैरेंथेसिस, इज़ द करेक्ट आंसर. द जनरल फॉर्म ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफाइड फॉर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू. फ्लोटिंग पॉइंट क्या है, डेसिमल वैल्यूज़ हैं. 2.5, 8.2, ये सब क्या है, ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ हैं. फॉर्मेट स्पेसिफाइड जो कि आपने जिस वैल्यू को डिस्प्ले कराना होता है, फॉर्मेट स्पेसिफाइड एक्चुअली उसको बता रहा होता है, डिफ़ाइन कर रहा होता है कि किस टाइप की वैल्यू आप अभी देना चाह रहे हैं, डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं. अगर हम फ्लोटिंग पॉइंट की बात करें, %f इस्तेमाल किया जाता है और %f के साथ अगर आप कुछ नहीं दे रहे तो ये 1 कंसीडर होता है. लेकिन इसमें m.n यानी मेंटीसा और डेसिमल के बाद आप कितने डिजिट्स प्रिंट कराना चाहते हैं वो n के अंदर दिया जाता है. सो हेयर % मॉड्यूलो m डेसिमल n f. ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर. डैश वेरिएबल्स कैन बी यूज्ड इन वन printf फंक्शन. printf फंक्शन होता क्या है, एक बिल्ट इन फंक्शन है. अब हम यहाँ पर देखते हैं जो कि डिस्प्ले कराने के लिए यूज़ किया जाता है. ये कंट्रोल स्ट्रिंग है. उसके बाद ये वो वेरिएबल्स हैं जो हम पास करेंगे. क्योंकि आपने बहुत सारी जगहों पे पढ़ा होगा printf डबल कोट्स के अंदर हेलो वर्ल्ड, उसके बाद कोई भी वेरिएबल पास नहीं किया जाता. ठीक है, फिर आपने पढ़ा होगा printf का ऐसा फंक्शन जिसमें आप सिंगल वेरिएबल पास करें. यहाँ पर हम क्योंकि 2 वेरिएबल्स पास करें, इसी तरह आप 3 वेरिएबल्स पास कर सकते हैं. इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है. आप एक printf के फंक्शन में बहुत सारे वेरिएबल्स को पास कर सकते हैं एक ही टाइम में. सो ऑप्शन नंबर बी, मैनी, इज़ द करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 8, डैश इज इक्विवेलेंट टू p ग्रेटर देन इक्वल टू q. अच्छा, यहाँ पर अगर हम गौर करें 2 कंडीशंस हैं. एक तो p बड़ा होना चाहिए q से एंड p इज़ इक्वल टू q, p बराबर भी होना चाहिए q के. अब हम इसके लिए क्या करते हैं, हम एग्जांपल ले लेते हैं. हमने p की वैल्यू यहाँ पर रखी 7 एंड q की वैल्यू हमने रखी 5. अब आप ये देखिए 7 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5.
करेक्ट आंसर इसका 1 आ जाएगा क्योंकि ये ट्रू है। अब अगर हम यहाँ पर आ जाएं, P इज़ लेस देन Q, P हमने कहा 7 है, लेस देन Q, Q था 5, 7 इज़ लेस देन 5, आंसर फॉल्स है, 0 इसका आंसर आएगा और ये निगेट है। ठीक है, जब इसका नॉट ऑफ 0 यानी कि जब उसको निगेट किया जाएगा आंसर 1 और ट्रू हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट हेयर। द केस ब्लॉक एंड्स वेयर। अच्छा, पहले हम केस ब्लॉक की तरफ चलते हैं। केस ब्लॉक क्योंकि स्विच के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। आप यहाँ पर डिफरेंट केसेस देख रहे हैं। अब ये एक केस 1 है, ये एक केस ब्लॉक कहलाता है। इसी तरह केस 2 एक और केस ब्लॉक कहलाता है। ठीक है, इनको हम केस ब्लॉक्स बोलते हैं। जब आप एक केस से बाहर निकलना चाहते हैं तो हम ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है ब्रेक स्टेटमेंट। वन एग्जीक्यूशन ऑफ लूप इज़ नोन एज आइट्रेशन। लूप का मतलब क्या है? जब आपने एक और एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाना है स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स, तो हम बोलते हैं उसको लूप। तो जब भी वो एक मरतबा पूरी स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, हम कहेंगे एक आइट्रेशन कंप्लीट हो गई है उसकी। ऑप्शन नंबर सी। डैश स्टेटमेंट कॉज अ लूप टू टर्मिनेट अर्ली। एक लूप चल रहा है, उसकी कंडीशन अभी बहुत सारी ट्रू होनी बाकी हैं, लेकिन अगर उसमें ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर दिया जाए तो वो लूप से बाहर निकल आता है कंट्रोल हमारा और लूप टर्मिनेट हो जाता है वक्त से पहले। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट है। लोकल वेरिएबल्स आर क्रिएटेड इन रैम। ऑप्शन नंबर बी। एन एरे सबस्क्रिप्ट शुड बी। अच्छा, एरे सबस्क्रिप्ट के लिए पहले तो हम देखेंगे कि एरे होता क्या है। एरे का जो सेंटेक्स होता है लिखने का, ये एरे वेरिएबल है। ठीक है, जिसको हम एरे नेम बोलते हैं। उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं और इन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सबस्क्रिप्ट होता है जिसको हम इंडेक्स भी बोलते हैं। यहाँ पर आप सबस्क्रिप्ट देख रहे हैं 0 आ है, यहाँ पर मैं 1 भी दे सकती हूँ, 2 भी दे सकती हूँ, लेकिन मैं 0.1 0.2 नहीं दे सकती। इसी तरह से मैं करेक्टर नहीं दे सकती, इसी तरह से सबस्क्रिप्ट में कोई स्ट्रिंग नहीं दिया जा सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एरे सबस्क्रिप्ट होगा वो हमेशा इंटीजर होगा। MCQ 14। अ कलेक्शन ऑफ डेटा दैट कंसिस्ट्स ऑफ नेम, एड्रेस एंड ईमेल ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड। पर्सन क्या है? एक एंटिटी है। नेम, एड्रेस एंड ईमेल, ये तीनों के तीनों एट्रीब्यूट्स हैं। जब हम इन तीनों एट्रीब्यूट्स को इकट्ठा मिलाएंगे तो हम बोलेंगे एक रिकॉर्ड है। ठीक है, सो हियर ऑप्शन नंबर ए रिकॉर्ड इज करेक्ट। अ रो ऑफ अ रिलेशन इज कॉल्ड रो। अब ये रो की बात हुई है। ठीक है, आप जानते हैं कि रो को हम टपल बोलते हैं, तो यहाँ पर और रिकॉर्ड भी जिसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑर्गेनाइजिंग द डेटाबेस इन कंप्यूटर डिस्क स्टोरेज इज डन इन। अब आप कर क्या रहे हैं? एक्चुअली डाटाबेस को फाइनली अब आप अपने डिस्क में क्रिएट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब वो स्टेप्स हैं जो कि हम फिज़िकल डिज़ाइनिंग के अंदर परफॉर्म कर रहे होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट है। अब हम सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ चलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस। नंबर 1, व्हाट इज़ मेंट बाय रिकॉर्ड। रिकॉर्ड होता क्या है? रिकॉर्ड के बारे में कहा जाता है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स। फील्ड क्या है? आपको यहाँ पर ये मिल रहा है लॉग आईडी, ये एक कॉलम एक फील्ड है जिसको हम कॉलम, एट्रीब्यूट, फील्ड, ये तीनों एक ही चीज़ है। फिर यहाँ पर ऑपरेटर है, रिजॉल्व है, ड्यूरेशन में, यहाँ से ये कॉलम्स हैं और ये रोज़ हैं। ठीक है, अब ये हर एक रो एक रिकॉर्ड बता रही है। ठीक है, रो को जिसको हम रिकॉर्ड भी बोलते हैं, हम टपल भी बोलते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, ये एक कंप्लीट रिकॉर्ड है, ये एक कंप्लीट रिकॉर्ड है। कलेक्शन मैंने भी डिफाइन किया, रिकॉर्ड क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स। ठीक है, अगर मैं इस रिकॉर्ड को ले रही हूँ तो इसमें आप देखें, अगर लॉग आईडी 120124 की बात 242 की बात हो रही है तो उसी का ऑपरेटर है, उसी का रिजॉल्व और उसी का ड्यूरेशन बताया जा रहा है ना, तो ये एक कंप्लीट रिकॉर्ड डिफाइन कर रहा है। यहाँ पे ये कंप्लीट रिकॉर्ड है, ये कंप्लीट रिकॉर्ड है, और ये जो कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स हैं उसको हम टेबल बोलते हैं। डिफाइन एंटिटी। अब ये एंटिटी क्या है? एंटिटी हर वो चीज़ जिसके बारे में आप कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो, जिसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, कोई डाटा आपके पास हो, आप कहते हैं वो एंटिटी है। स्टूडेंट की बात करें, टीचर की बात करें, आप क्लास की बात करें,
कार की बात करें, चेयर की बात करें, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं कोई ना कोई डाटा स्टोर करा सकती हूँ। अगर स्टूडेंट की हम एग्जांपल लेते हैं, स्टूडेंट का नेम है, स्टूडेंट का रोल नंबर है, स्टूडेंट का एड्रेस है, तो ये एट्रीब्यूट्स हैं और ये एंटिटी, स्टूडेंट जो कि एंटिटी है, ये डिफाइन किया पर डिफाइन फॉरेन की क्या होता है? फॉरेन की एक ऐसा एट्रीब्यूट है, एक ऐसा कॉलम है जो कि एक टेबल में प्राइमरी की के तौर पर काम कर रहा होता है। जब उसी कॉलम को दूसरे किसी टेबल में, जिसको हम चाइल्ड टेबल बोलेंगे, ऐड करा दिया जाए तो हम कहेंगे कि वो कॉलम वहाँ पर एज अ फॉरेन की एक्ट कर रहे हैं। इसकी एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं। ये एक कोर्स का टेबल है। कोर्स के टेबल में कोर्स आईडी प्राइमरी की है, इसके नीचे अंडरलाइन है। हमें पता है कि प्राइमरी की के नीचे अंडरलाइन डाली जाती है। इसी तरह से ये प्राइमरी की कोर्स आईडी एक स्टूडेंट के टेबल में ऐड कर दी गई है। ये कोर्स आईडी यहाँ पर चाइल्ड टेबल है एंड हियर कोर्स इज़ दी पेरेंट टेबल। ठीक है, अब ये जो कोर्स आईडी स्टूडेंट के टेबल में है, ये यहाँ पर एज अ फॉरेन की है। फॉरेन की क्योंकि प्राइमरी की को हम रिपीट नहीं कर सकते ना, उसके अंदर कोई वैल्यू ऐसी नहीं आएगी जो कि नल हो, या कोई वैल्यू ऐसी नहीं आएगी जो कि रिपीट हो रही हो, एक से ज़्यादा मरतबा आए। फॉरेन की में ऐसा कुछ नहीं है। फॉरेन की में वैल्यूज़ रिपीट हो सकती हैं, लेकिन फॉरेन की में इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। फॉरेन की में जस्ट वो वैल्यू एग्जिस्ट करेगी जो पेरेंट की में मौजूद होगी, प्राइमरी की, पेरेंट टेबल की प्राइमरी की में मौजूद होगी। अब अगर हम ये देखें, यहाँ पर COO2 यहाँ पर मौजूद है और फॉरेन की है, तो फॉरेन की रिपीट भी हो सकती है। फॉरेन की एक एट्रीब्यूट, इसके अंदर कोई भी वैल्यू है वो रिपीट की जा सकती है। अब हम फॉरेन कीज़ को क्रिएट करते क्यों हैं? जब हमें दो रिलेशंस को आपस में, यानी दो टेबल्स को आपस में रिलेट करना है, उनके रिलेशनशिप को डिफ़ाइन करना है, तो उनके रिलेशनशिप को बनाने के लिए प्राइमरी फॉरेन कीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। एक्सप्लेन नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? जिसके अंदर हम कोई भी एक रिलेशन दें और उस रिलेशन के अंदर, क्योंकि बहुत सारी रिडंडेंसीज आ रही होती हैं, बहुत सारी एनॉमलीज होती हैं, उनको डिफरेंट फ़िल्टर से पास कराया जाता है। और जब उसको फ़िल्टर किया जाता है, फ़िल्टर करने के बाद आपके पास जो नेट रिज़ल्ट आ रहा होता है वो एक नॉर्मलाइज्ड रिलेशन होता है, नॉर्मलाइज्ड फॉर्म होती है। ठीक है, तो अगर आप इस डायग्राम की तरफ देखें, यहाँ पर एक अननॉर्मलाइज्ड रिलेशन दिया जा रहा है जिसमें बहुत सारी रिडंडेंसीज हैं, रेपिटेशंस हैं। सबसे पहला काम क्या किया जाता है कि उसके अंदर से रिपीटिंग ग्रुप्स को रिमूव किया जाता है, यानी कि कोई भी ऐसा सेल नहीं होगा। सेल क्या है? यहाँ पर ये देखिए, ये एक सेल है, ये जिम जहाँ पर लिखा हुआ है ये एक सेल है। तो कोई भी ऐसा सेल नहीं होना चाहिए जिसके पास एक से ज़्यादा वैल्यू मौजूद हो। ठीक है, यानी मल्टी वैल्यू हो। तो फर्स्ट में हम क्या करेंगे कि उसके अंदर से मल्टी वैल्यूज़ को रिमूव कर देंगे, तो वो नॉर्मलाइजेशन के फर्स्ट फेज़ में आ जाएगा। अब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हो जाएगी। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के बाद उसमें मज़ीद बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी भी हैं। हमें उसके अंदर से पार्शियल डिपेंडेंसीज़ को रिमूव करना है। पार्शियल डिपेंडेंसीज़ क्या होती हैं? अब आप ये देखें, अगर मैं इसको एज्यूम कर लूँ कि ये एक टेबल है, स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कोर्स आईडी एंड कोर्स नेम। कोर्स आईडी एंड स्टूडेंट आईडी ये दोनों प्राइमरी की बना रही हैं। कोर्स नेम जो कि डिपेंड कर रहा है पार्ट ऑफ प्राइमरी की पे, यानी पार्शियली डिपेंडेंट है, कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं है। अगर मेरे पास कोर्स आईडी मौजूद हो तो मैं फ़ौरन से बता सकती हूँ कि मेरे पास कोर्स नेम क्या होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है ये इस टाइम सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए जो नोन की एट्रीब्यूट पार्शियली डिपेंडेंट हो रहा है प्राइमरी की पर, उसको उठाकर एक और टेबल में ले जाते हैं और फॉरेन की के तौर पर उसको आपस में लिंक कर देते हैं। जैसे कि बिल्कुल यहाँ पर हमने किया कि कोर्स नेम जो कि कोर्स आईडी पर डिपेंड कर रहा था, हमने इसको एक और सेपरेट टेबल में क्रिएट कर दिया और यहाँ पर कोर्स आईडी को एज अ फॉरेन की ऐड करा लिया। ठीक है, तो इस टाइम अगर हम देखें, ये जो करंट टेबल्स मौजूद हैं ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के बाद थर्ड नॉर्मल फॉर्म आती है, जिसकी फ़र्स्ट कंडीशन ये होती है कि वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होनी ज़रूरी है।
सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के अलावा उसके अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज होती हैं, उन डिपेंडेंसीज को रिमूव किया जाता है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का मतलब है जब एक नोन की एट्रीब्यूट किसी और नोन की एट्रीब्यूट पर डिपेंड करेगी तो इसको बोला जाएगा ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ लास्ट नेम, अगर मुझे फर्स्ट नेम पता हो मैं लास्ट नेम नहीं निकाल सकती, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पर कोई ऐसी नोन की एट्रीब्यूट किसी और नोन की एट्रीब्यूट पर डिपेंडेंट नहीं है। तो इट मीन्स कि these relations are in third normal form। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं डिफाइन द टर्म RDBMS। RDBMS स्टैंड्स फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस, अब ये इसका नाम बता रहा है रिलेशनल। अब इसमें जितने भी टेबल्स होंगे हर चीज़ को हमें रिलेशंस के अंदर डिफाइन करना है, ठीक है। रिलेशंस होंगे, फिर उन रिलेशंस की आपस में रिलेशनशिप बताए जाएंगे। अब ये एक रिलेशन है, टेबल है, ठीक है, जिसको हम रिलेशन बोलेंगे। इसके एट्रीब्यूट्स आते हैं, फिर उसके बाद जो कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स है जिसको हम रिकॉर्ड या रो एक बोल रहे होते हैं वो यहाँ पर टपल कहलाएगी। राइट द यूज़ ऑफ ER डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम जो कि आपके सामने बनी हुई है, इसमें 2 एंटिटीज़ हैं, एक है कंट्री एंड द अदर वन इज़ पर्सन। हैज़ जो डायमंड शेप में लिखा हुआ है ये इसका रिलेशनशिप डिफाइन कर रहा है। कंट्री हैज़ पर्सन्स एंड पर्सन बिलोंग्स टू अ कंट्री। तो इसी तरीके से ये जो ER डायग्राम होती है ये क्या करती है कि डिफरेंट एंटिटी की रिलेशनशिप्स को डिफाइन कर रही होती है, ठीक है। इसका इस्तेमाल क्या है कि अगर, क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना एंटिटीज़ की, तो अगर मैं इसको देखूँगी तो कोई मेरे पास अगर कोई सपोज़ रिलेशनशिप में कोई इशू आ रहा है, कोई एरर आ रहा है, कोई एनॉमली है जो कि मेरे लिए फाइंड करना, डायग्नोज करना थोड़ा मुश्किल है, हम इसको ग्राफिकली देखकर फ़ौरन से डायग्नोज कर सकते हैं कि प्रॉब्लम एक्चुअली आ कहाँ पर रहा है, किस चीज़ को ठीक करना है, ठीक है। डिफाइन असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या है? एक ऐसी लैंग्वेज जो कि लो लेवल लैंग्वेज है लेकिन मशीन लैंग्वेज से एक स्टेप हायर होती है। निमोनिक्स का इस्तेमाल करती है। निमोनिक्स क्या होते हैं? शॉर्ट सिंबल्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए मूव MOV है। इसी तरह एडिशन के लिए ADD, सब्ट्रैक्शन के लिए SUB इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कंप्यूटर डायरेक्टली असेंबली लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता। इसके लिए असेंबलर इस्तेमाल किया जाता है। असेंबलर क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर। मशीन लैंग्वेज जो कि 0-1s के फॉर्मेट में होती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ताकि कंप्यूटर उसको फर्दर प्रोसेस कर सके। व्हाट इज़ इंटरप्रेटर? इंटरप्रेटर क्या है? इंटरप्रेटर एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा प्रोग्राम जो कि किसी भी सोर्स कोड को, यानी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाने वाले प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। ऑब्जेक्ट कोड खैर यहाँ पर क्या होता है, सोर्स कोड को लेता है और यहाँ पर जनरेट कर देता है मशीन कोड या असेंबली कोड, ठीक है। अब इंटरप्रेटर स्टेप बाय स्टेप कन्वर्जन कर रहा होता है, यानी कि आपने एक लाइन लिखी, उस लाइन को उसने कन्वर्ट कर दिया, एक और लाइन फिर ली, उसको कन्वर्ट कर दिया। तो इसमें ये होता है कि आपके पास एक तो ऑब्जेक्ट कोड जो जनरेट हो रहा है वो आपके पास किसी सेपरेट फाइल में सेव नहीं हो रहा होता। सेकेंडली इसके अंदर ये होता है कि अगर मेरे पास सोर्स कोड में कोई भी एरर आ रहा है, किसी भी सिंटैक्स, कोई भी सिंटैक्स एरर, कोई भी इशू है, तो इंटरप्रेटर उस जगह पर रुक जाएगा। हमें पता लग जाएगा कि कौन सी लाइन पे स्टॉप है, यानी कि कौन सी लाइन पे एरर आ रहा है, तो हम उसको वहाँ पर करेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा स्लो प्रोसेस है क्योंकि लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप कन्वर्जन्स कर रहे हैं। ट्रेस द एरर। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम देखें ना, INT, हमें पता है C एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। लोअर केस है, अपर केस है। आप लोअर केस को अपर केस या अपर केस को लोअर केस नहीं बना सकते। कैपिटल INT कंप्यूटर को नहीं मालूम, C के कंपाइलर को नहीं मालूम कि INT क्या है, कैपिटल INT क्या है, ठीक है। तो आपको इसको करेक्ट करना है। INT फॉर इंटीजर A और सेमीकॉलन जो कि स्टेटमेंट टर्मिनेटर होता है। C के हर स्टेटमेंट के एंड में सेमीकॉलन ज़रूर इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर देखिए सेमीकॉलन का एक एरर है, यहाँ पर मिसिंग है, हमने वो डाल दिया। प्रिंट F, बाकी सब करेक्ट था। ट्रेस द आउटपुट। इंटीजर I जिसकी वैल्यू है 212। प्रिंट F, अब ये देखिए ये कंट्रोल स्ट्रिंग है, डबल कोट्स के अंदर जो कुछ आएगा वो एज इट इज़ प्रिंट होगा। I = तो I = एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पर मॉड्यूलो 5D,
5D का मतलब क्या है? %5D इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो आपने आई की वैल्यू डिस्प्ले करनी है वो टोटल 5 डिजिट्स होने चाहिए। अब आप मुझे खुद बताइए कि 212 अगर मैं इसको 5 डिजिट्स करने के लिए एंड पर 2 और 0 लगा दूँ, यानी कि 21200, ये तो मेरी वैल्यू चेंज हो जाएगी। हम ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए हम क्या करते हैं कि लेफ़्ट साइड पर 00212 अगर लगाएंगे तो हमारी उससे वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो इसीलिए लेफ़्ट साइड पर 2 ब्लैंक्स ऐड कर दिए गए हैं। और अब इसकी काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5। इसी तरह i इक्वल्स टू %2d। अब आप ये देखिए कि i इक्वल्स टू एज इट इज़ आ जाएगा 2d। अब i की वैल्यू क्या है? 212 3 डिजिट्स है ना, तो अगर यहाँ पर 2 भी है तो हम इसको 212 ही ये प्रिंट होगा, ये 21 या 12 प्रिंट नहीं होगा। ट्रेस द एरर, फ्लोट f इक्वल्स टू 3.14159, प्रिंट f। अगर आपको पता है डबल कोट्स के अंदर जो कुछ लिखेंगे एज इट इज़ प्रिंट होगा। f इक्वल्स टू %5.1, 5 इज़ m एंड 1 इज़ n। 5 ये बताता है कि टोटल कितने डिजिट्स प्रिंट होने हैं, कितने करेक्टर्स प्रिंट होंगे, एंड 1 ये बताएगा डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आएंगे। अब अगर आप इधर देखिए डेसिमल के बाद 1 है तो यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 यानी कि 1 डिजिट आ गया 3.1, लेकिन हमें कंप्लीट करने थे 5 डिजिट्स। तो अब काउंटिंग करें 1 2 3, तो 2 ब्लैंक्स लेफ़्ट साइड पर ऐड कर दिए गए। f इक्वल्स टू %3.2, आपके पास जो टोटल डिजिट्स हैं वो 3 होंगे और डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आएंगे। तो डेसिमल के बाद आप देखिए यहाँ पर 2 डिजिट्स आ गए और टोटल अगर हम इसकी काउंटिंग करें 1 2 3 4, क्योंकि ये 3 है हम यहाँ पर इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो 3.14 इज़ द करेक्ट आंसर। लॉन्ग क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट इज़ फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन? अच्छा क्लास, फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर आपको बताना है कि हम करते क्या हैं। टेबल्स क्रिएट किए जाते हैं, इंडेक्सेस, फिर उनके रिलेशनशिप्स, कंस्ट्रेंट्स आपने जितने भी लगाने हैं, ठीक है, ये तमाम चीज़ें हम फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन में कर रहे होते हैं। इन सब को आपने डिस्कस करना है। उसके बाद आपने इसमें डिस्कस करने हैं कंपोनेंट्स फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन के। वो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? डाटा वॉल्यूम एंड यूसेज, एनालिसिस, डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी, फाइल ऑर्गेनाइजेशन, इंडेक्सेस एंड इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, इन सबको आपने डिटेल में डिफाइन करना है। व्हाट इज़ लैंग्वेज प्रोसेसर? लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है? लैंग्वेज प्रोसेसर जिसको लैंग्वेज कन्वर्टर भी बोलते हैं और लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी बोलते हैं। सी के अंदर 3 ट्रांसलेटर्स हैं, इंटरप्रीटर, कंपाइलर एंड असेंबलर। इन तीनों का काम क्या है कि इन्होंने हाई लेवल लैंग्वेजेस की लैंग्वेजेस को लेना है जिसको सोर्स कोड बोलेंगे और इनको कन्वर्ट कर कर ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करेंगे, यानी कि ये मशीन कोड के अंदर कन्वर्जन्स कर रहे होते हैं। क्यों करते हैं? ताकि कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके इसको। आप जो भी कुछ कंप्यूटर से कराना चाह रहे हैं कंप्यूटर समझकर वो प्रोसेस कर सके। अब इंटरप्रीटर, कंपाइलर, असेंबलर, ये तीनों के तीनों प्रोग्राम्स हैं। इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि हमें मालूम है कंप्यूटर में जितना काम हो रहा है वो तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों प्रोग्राम्स होते हैं जो कि इनपुट लेंगे, प्रोसेस करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट्स जनरेट करेंगे 0-1 के फॉर्मेट में। इंटरप्रीटर जिसको हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं इसलिए यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं कर रही। कंपाइलर का काम क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को लेता है और उसके बाद ये कन्वर्ट कर देता है लो लेवल लैंग्वेज के अंदर। ये एज अ होल कन्वर्जन करता है। जब ये एज अ होल कन्वर्जन करता है इसका मतलब ये है कि ये एक न्यू फाइल जनरेट करता है जो कि जिसकी एक्सटेंशन होगी .obj, यानी ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट करता है, ठीक है। आपने एक बार किसी प्रोग्राम की अगर को कंपाइल करवा लिया है तो उसके बाद हमें नेक्स्ट टाइम उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए कंपाइलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी .obj फाइल मौजूद है। हम वहाँ से उठाकर डायरेक्टली उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। इसके बाद कंपाइलर में ये होता है कि अगर कोई एरर आ गया है आपके प्रोग्राम में, जहाँ एरर आता है तो अपना काम कंपाइलर छोड़ देता है, फिर आपको खुद ही से ट्रेस करना पड़ता है एरर किस लाइन में है, वो आप खुद फाइंड करके उसको करेक्ट करते हैं। इसके बाद असेंबलर है जो कि असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को कन्वर्ट करता है बाइनरी 0-1 फॉर्मेट के अंदर। व्हाट इज़ लूप? लूप क्या होता है? लूप का मतलब है कि जब आपने किसी स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करवाना है तो हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। अब लूप में
तीन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। एक होता है इनिशियलाइजेशन पार्ट, फिर कंडीशन और उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, इन तीन पॉइंट्स का आपने लूप में ख्याल रखना है। लूप की टाइप्स होती हैं फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। एक्सप्लेन दी वर्किंग ऑफ वाइल लूप, क्योंकि यहाँ पे वाइल लूप की बात की गई है तो वाइल लूप के स्ट्रक्चर को हम देखेंगे। वाइल लूप में वाइल कंडीशन आ जाती है। ठीक है, अब इसमें कोई एक ही लाइन में ऐसे कोई इसके सिंटैक्स में नहीं है कि हम इनिशियलाइज भी यहीं पे करें, इसीलिए हमें इनिशियलाइजेशन हमेशा वाइल से पहले करनी पड़ेगी। आपने इनिशियलाइज किया, कंडीशंस आपकी यहाँ पर दी गई वाइल के अंदर, और ये जो पैरेंथेसिस हैं ये बता रही हैं बॉडी ऑफ वाइल लूप, यानी इसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स दी जाएंगी वो तमाम स्टेटमेंट्स तब एग्जीक्यूट होंगी जब ये वाइल की कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो मैंने थर्ड पार्ट बताया था लूप का, वो हमें बॉडी ऑफ वाइल लूप के अंदर देना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इसकी एग्जांपल, जो कि एक बहुत छोटी सी एग्जांपल मैंने ली है, आपने हेडर फाइल्स क्लास ज़रूर ऐड करनी है। मैंने यहाँ पर हेडर फाइल्स ऐड नहीं की, जो कि हैश include stdio.h है एंड हैश include conio.h। ठीक है, तो हेडर फाइल्स हैं जिनको आपने लास्ट में इंक्लूड करना है। मैंने मेन से स्टार्ट लिया है। मेन वो पार्ट होता है जब भी आप किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइलर सबसे पहले जिस चीज़ को एग्जीक्यूट करता है वो मेन होता है। ठीक है, तो इंटीजर डेटा टाइप का मैंने एक एक्स वेरिएबल लिया और उसको वैल्यू 1 इनिशियलाइज़ कर दी। वाइल आई लेस देन इक्वल टू 5, प्रिंट एफ बॉडी ऑफ लूप में मैंने क्या बताया है कि हेलो वर्ड को प्रिंट करे \n, यानी कि न्यू लाइन में 5 टाइम्स इसको प्रिंट करना चाहिए हेलो वर्ड, यानी कि 5 लाइन्स में आना चाहिए हेलो वर्ड। एंड यहाँ पर इंक्रीमेंट x++ है, फर्स्ट टाइम आएगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा हेलो वर्ड, आई इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, ऊपर जाएगा तो 2 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू हो गया। इसी तरह हेलो वर्ड आ जाएगा सेकेंड लाइन में, फिर आई की वैल्यू 3 हो गई, फिर आई की वैल्यू 4, आई की वैल्यू 5, आई की वैल्यू 6। जैसे 6 होगी, 6 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स, ये बॉडी ऑफ लूप में नहीं आएगा, गेट करेक्टर और फिर यहाँ पर रिजल्ट्स डिस्प्ले करा देगा। अब आप ये देखें 1 2 3 4 5 लाइन्स में 5 टाइम्स हेलो वर्ड लिखा हुआ प्रिंट हो गया है। ठीक है, ओके क्लास, ये था हमारा आज का टेस्ट डिस्कशन। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। थैंक यू।